students, welcome back in Kutum classes by Dr. Ritu Gupta, and here we are with chapter 3, class 11, public, private and global enterprise. In this chapter we are going to understand public enterprise का meaning क्या है, उसके features क्या है, कौन कौन सी different forms होती हैं public enterprises की, और उसके बाद हम understand करेंगे global enterprises को, यानी कि multinational companies को. So let us start the chapter. This is a complete chart which we have discussed in the last chapter also. हमने last chapter में भी इसके बारे में discussion किया था, जहाँ पर हमने सारी private enterprises को study किया था. Private enterprise में हमने sole proprietorship को समझा था, partnership को, joint Hindu family को, cooperative society और joint stock companies को. इस चैप्टर में भी प्राइवेट एंटरप्राइज में कुछ अलग चेंज नहीं आएगा. दीज विल बी द सेम, बट वहां हमने डिटेल स्टडी किया था, यहाँ हमें सिर्फ इनका एक शॉर्ट समरी ही एक्सप्लेन करना है. देन इफ वी कम टू पब्लिक एंटरप्राइज में भी फर्दर इनकॉर्पोरेटेड और नॉन कॉर्पोरेटेड में दोनों में जाएंगे हम. नॉन इनकॉर्पोरेटेड में सिर्फ एक ही कैटेगरी आती है, वो आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, और इनकॉर्पोरेटेड में दो कैटेगरीज बनती हैं. वन इज द पब्लिक कॉर्पोरेशन और द गवर्नमेंट कंपनी. सो अकॉर्डिंगली वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन. बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल वे में ये आपके लिए चैप्टर मैंने प्रिपेयर किया है. सो लेट अस गो फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड प्राइवेट एंटरप्राइज का मीनिंग, जो हम लास्ट चैप्टर में भी बहुत बार कर चुके हैं, बट टू मेक अ सिंक, पूरे चैप्टर के अंदर एक सिंक बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं दोबारा से. प्राइवेट एंटरप्राइज, एज यू कैन सी द पिक्चर, देयर इज, किसकी पिक्चर है ये? रतन टाटा. यस, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर जितनी भी अलग अलग बिजनेस सेटअप किए हैं, दे ऑल कम अंडर द प्राइवेट एंटरप्राइज. व्हाई इट इज नोन टू बी एज अ प्राइवेट एंटरप्राइज? बिकॉज इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रतन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ओनली. यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी शेयर इस कंपनी में नहीं है. It is owned or operated by private individuals or the groups rather than government, right? This category encompasses a wide range of business. आप छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस, अभी मैंने बताया ना सोल भी हो सकता है इसमें, सोल प्रोवाइडरशिप भी. तो जितने भी कैटेगरीज ऑफ बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहिए, बट द मेन थिंग इज कि इसकी ऑनरशिप और इसका ऑपरेशंस, वो सारा का सारा किसके कंट्रोल में रहता है? प्राइवेट पर्सन के कंट्रोल में रहता है. इसकी डिफरेंट कैटेगरीज जो हम डिटेल में कर चुके हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर सिंगल ऑनरशिप होती है, एक ही पर्सन है, छोटे बिजनेस में खुद ही इन्वेस्ट करता है, खुद ही प्रॉफिट शेयर करता है, खुद ही सारे रिस्क बियर करता है. पार्टनरशिप, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. पार्टनरशिप में जो भी होगा वो पार्टनर्स की कंसेंट से होता है. ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जहां पर आप एक फैमिली बिजनेस को रन करते हैं, कर्ता मेन होते हैं, कर्ता के अकॉर्डिंगली ही सारा बिजनेस चलता है. कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सभी पार्टनर्स की लिमिटेड होती है. जैसे किसी का बर्थ होता है फैमिली में, वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन जाता है. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसे कंपनीज एक्ट 1956 रिवाइज्ड इन 2013 के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश किया जाता है. इसके अंदर आपकी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी हमने सब डिटेल में डिस्कस की है, और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा इन सभी का, सोल, पार्टनरशिप, इन सब का पूरा एक प्लेलिस्ट है, जिसको आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है. आप प्लीज उसे गो थ्रू कर लें और अच्छे से उसको समझ लें. कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 1912 के अंडर रजिस्टर्ड होती है. यहाँ पर इनका मेन पर्पस होता है सर्विस. लोगों से छोटी छोटी इनकम, छोटे छोटे फंड्स को इकट्ठा करके एक सोसाइटी बनाई जाती है. अगर एग्रीकल्चर की समस्या है उसे सॉल्व करते हैं, अगर मार्केटिंग की प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने के लिए, राइट. सो दिस इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको इन सब का कंप्लीट डिटेल इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इजिली मिल जाएगा. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो उसे अलग करते हैं पब्लिक सेक्टर से? सबसे पहला, प्राइवेट सेक्टर क्योंकि अपनी पर्सनल कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, तो उसका सबसे मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव. दे आर नॉट लुकिंग फॉर द सर्विस, ऑल्दो दे हैव सम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो भी आपकी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो उन्हें भी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, बट द मेन मोटिव इज द प्रॉफिट मोटिव. ऑनरशिप प्राइवेट ही रहेगी, दैट इज वाई इट इज अ प्राइवेट सेक्टर. प्रॉफिट एज ए एविडेंस ऑफ सक्सेस, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो
तो उसकी सक्सेस की स्टोरी कौन बताता है? प्रॉफिट। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इट इज नोन टू बी एज अ सक्सेसफुल कंपनी, और अगर कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं तो वो प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट इतनी आसानी से शेयर्स में नहीं होती है। प्राइवेट मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज owned by private people, so its management is also private. There is no interference of government in the operations of the private company. As there is no share of government, so there is no influence of any political party on the business of a private company. So there is a very less political intervention as comparing to the public company. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट कंपनी, वेरी इजी। सो इस पूरे चैप्टर में बहुत ही इजी और छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर हमने इसको कवर किया है। सो डोंट वरी, इट विल बी डन इन अ वेरी इजी मैनर। नेक्स्ट वी आर कमिंग विद द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम तो जानते हैं ना, सबसे बड़ा बैंक है आज की डेट में। टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लिस्ट निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपको क्या मिलेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही मिलेगा, राइट? Not in banks, but even in public sector enterprises also, right? So public और the government enterprises, क्या डिफरेंस होगा? प्राइवेट में किसका पैसा इन्वेस्ट होता था? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सिंगल इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सभी का। यहाँ किसका होगा? इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एंड ऑनरशिप इज ऑफ गवर्नमेंट, मैनेजमेंट इज ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट ओनली, राइट? दीज एंटरप्राइजेस आर आइदरली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर मैक्सिमम ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक 100% ऑनरशिप की बात करूं 50-50 की, तो 51% रहेगा गवर्नमेंट का, 51 गवर्नमेंट का और बाकी किसी और का है, तो भी वो किस केस में आएगा? पब्लिक एंटरप्राइज के केस में ही कंसीडर होगा। इनको हम स्टेट एंटरप्राइज या फिर हम पब्लिक एंटरप्राइज या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, किसी भी नाम से जानते हैं। इनके नाम के नीचे जनरली लिखा होता है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, राइट? आप देखेंगे किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी के नीचे आपको मेंशन मिलेगा। यहाँ मेन पर्पस क्या है? ऑल्दो मैं प्रॉफिट मोटिव से किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं कह सकती कि वो प्रॉफिट अर्न ना करे, और किसी भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिसका पर्पस इकोनॉमिक एक्टिविटी करना नहीं है, राइट, वो भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ या मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, तो दैट इज नॉट टू बी टेकन केयर एज गवर्नमेंट एंटरप्राइज, क्योंकि उनका पर्पस इकोनॉमिक नहीं है, राइट? दे आर फॉर अ सोशल कोज टू हेल्प द पीपल ड्यूरिंग देयर डिजीज एट अ रीजनेबल और अ चीपर कॉस्ट, ठीक है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टार्ट किए जाते हैं ओनली फॉर दिस पर्पस, एंड द सेम इज द केस ऑफ कॉलेजेस। बट जितने भी गवर्नमेंट कंसर्न इकोनॉमिक या बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? गवर्नमेंट एंटरप्राइज। सो इनका मेन पर्पस मैं क्या कहूंगी? मेन पर्पस है सर्विस विद अ रीजनेबल प्रॉफिट वाइल सर्विंग द सोसाइटी। अब अगर हम फीचर्स की बात करें, पब्लिक सेक्टर के फीचर्स की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर के फीचर्स में सबसे पहले स्टेट कंट्रोल। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर स्टेट को गवर्नमेंट के सिनोनियम की तरह यूज किया जाता है। स्टेट कंट्रोल से मतलब है कि इसमें, इस कंपनी के ऑपरेशंस में पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का रहता है। सेकंड है ऑनरशिप, क्योंकि गवर्नमेंट का ही सारे फंड्स इसमें इन्वेस्टेड है, तो ऑनरशिप किसकी रहेगी? गवर्नमेंट की। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, यस दे हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। सोच के बताइए, क्योंकि गवर्नमेंट से इनको एक बजट असाइंड होता है और इनके पास अब ये परमिशन भी होती है कि ये अपने शेयर्स को पब्लिक को भी इनवाइट कर सकते हैं टू इन्वेस्ट इन पब्लिक कंपनीज। सो दे हैव सम सर्टेन फाइनेंशियल फ्रीडम्स। सर्विस मोटिव वी जस्ट डिस्कस्ड। मेन पर्पस क्या होता है? ऐसे बिजनेसेस, कौन से बिजनेस आपको लगता है पब्लिक पे आने चाहिए? जब गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है तो कोई प्राइवेट कंपनी तो उसमें पैसा लगाएगी नहीं। जैसे रेलवेज है, राइट? अब इतने सारे लोग डेली जो है अपनी जॉब पर जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर कम्यूट करते हैं। अब अगर रेलवेज को मैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दूं, अब अगर आप दिल्ली मेट्रो का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का किराया देखें और रेलवेज का एक सिटी से दूसरे सिटी का किराया देखें, तो इट इज वेरी लेस इन द केस ऑफ रेलवेज। वाई? बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग
बेस्ट एंड एफिशिएंट सर्विसेज ऑन अ रीजनेबल रेट। और अगर मैं यही रेलवेज अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा, एक्सप्लोटेशन कुड बी देयर, बिकॉज ये नेसेसिटी है, आपको जॉब करने के लिए इधर से उधर मूव तो करना ही है, और प्राइवेट सेक्टर का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट। इसीलिए ऐसे केसेस जहां पर बल्क में रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है, वहां पब्लिक सेक्टर को आना ही पड़ता है टू हेल्प द सोसाइटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट and all the budgets have been assigned to different enterprises, so there is a accountability। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रेलवेज है, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी IITs है, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर ये ठीक से काम नहीं करती हैं तो उनके बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है, क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि वट एवर द फंड्स हैव बीन गिवन टू देम, वाई दे आर नॉट यूटिलाइजिंग फॉर दिस पर्पस और दिस पर्पस, सो दे हैव एन अकाउंटेबिलिटी बिकॉज ऑल द फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इज बाय गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, जब हम प्राइवेट कंपनी में मैनेजमेंट करते हैं तो वी हायर सम experts for marketing, organizing and staffing for every function. Here bureaucracy means whatever the rule is being fixed, you have to follow the same। आप उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल बुक में मेंशन्ड है। तो वहां आपको अगर एक छोटा सा भी काम करना है, छोटा सा भी डिसीजन लेना है, तो आपको उस रूल बुक के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। दिस कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, जिसकी वजह से कभी कभी डिसीजंस में डिले भी हो जाता है। हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। हार्मोनियस यानी कि सब कुछ कोऑर्डिनेशन में चलता है, जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं, या फिर आपके सप्लायर्स हैं, वो सब आपसे कनेक्टेड रहते हैं इन अ हार्मोनियस, इन अ स्वीट रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज एम्प्लॉयज को सैलरी टाइम पर मिल रही है, सप्लायर्स को उनकी पेमेंट मिल रही है, कस्टमर्स को रीजनेबल रेट पे सर्विसेज मिल रही हैं, तो स्टेक होल्डर्स के साथ कोई भी डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स, येस डेफिनेटली इट इज यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स, क्योंकि इस केस में आप किसी भी सेक्टर में पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्टार्ट करते हैं तो वहां पर सोसाइटी का बेनिफिट ये होता है कि उन्हें सारी सर्विस, जो भी सर्विस पब्लिक सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, उसके रेट्स रीजनेबल रहते हैं। तो किसी भी सेक्टर में अगर आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करते हैं तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। बट देयर इज अ मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। एट प्रेजेंट सिर्फ 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंटर ही नहीं कर सकता। द वन इज एटॉमिक एनर्जी एंड द सेकंड इज रेलवेज। अगर प्राइवेट सेक्टर चाहे तो भी नहीं, बिकॉज एज पर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इट हैज बीन क्लियर कट मेंशन। पहले ये नंबर बहुत ज्यादा था, बट अब रिड्यूस करके इसको 2 कर दिया गया है, क्योंकि वो सिक्योरिटी का इश्यू है और रेलवे इज द बेसिक नेसेसिटी जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स प्राइवेट सेक्टर की फीस पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन दोनों सेक्टर्स को अभी सेफ रखा गया है। तो दिस इज अबाउट पब्लिक एंटरप्राइज। इजी है, क्लियर है, दोनों के अंदर कंपैरिजन भी हो सकता है इजीली, वो हम करेंगे भी इसमें लास्ट में। तो बिल्कुल जो हम शुरू से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ये सब करते हैं, उससे यहाँ पर एक बेस बहुत अच्छा तैयार हो चुका है और आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स की, जो इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में करना है। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड में एक ही था, जिसे क्या नाम दिया था हमने, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। उसको समझ लेते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? सिंपल, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया, आपका रेलवे डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने दूरदर्शन, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑल इंडिया रेडियो, ये डिफरेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्रिएट की जाती हैं उस मिनिस्ट्री के काम को स्मूथ कंडक्ट करने के लिए। इसके लिए कोई अलग से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करना, जस्ट सिंपल एक ऑर्डर पास किया जाता है, उसके थ्रू ये डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं। अब अगर पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब इस डिपार्टमेंट पे अप्लाई होंगे। इस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, जो भी उनको फैसिलिटीज मिलेगी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलेंगी। तो एक्चुअली इट इज अ सब पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री।
पूरी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन भी देखना है, उसको रेडियो सर्विसेज भी देखनी है, उसको दूरदर्शन सर्विसेज भी देखनी है, तो सब एक साथ करने की बजाय उनको वो डाइवर्स सेगमेंटेड कर देते हैं और उसके अलग अलग डिपार्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं. सो व्हाट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? इट इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पब्लिक एंटरप्राइजेस, राइट. टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एक साथ ही सब कुछ मिक्स करेगी तो वहां कंफ्यूजन, तो उनको डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. जैसे हम कंपनीज में करते हैं ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग कर दिया, एचआर डिपार्टमेंट अलग कर दिया, मार्केटिंग, ताकि हर डिपार्टमेंट का काम परफेक्ट हो सके. सेम उसी तरीके से बिजनेस ऑपरेट एज डिपार्टमेंट विद इन द मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री के अंडर उसको बनाया गया है, और ये मिनिस्ट्री की एक्सटेंशन की तरह ट्रीट किया जाता है. गवर्नमेंट सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, उसकी एक्टिविटीज को देखती है. ये सेंटर, स्टेट या लोकल किसी भी लेवल पर हो सकती है. जब बजट अनाउंस होता है तो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी बजट दिया जाता है गवर्नमेंट के बजट में से. इसीलिए इन डिपार्टमेंट्स के जो भी खर्चे, इनकम जो भी है, उसकी पूरी स्टेटमेंट बनाकर इन्हें पार्लियामेंट में सबमिट करनी होती है फॉर द रिव्यू की जो इनको टास्क असाइन किए गए थे एज पर द बजट, क्या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं. अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसके फीचर्स और मेरिट्स की बात करूं तो वो क्या बनेंगे? फीचर्स फॉर्मेशन, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है. मैंने कहा ना, सिर्फ एक ऑर्डर पास करना है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को दैट वी विल रन अ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सो इट विल स्टार्ट. तो फॉर्मेशन के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑनरशिप किसकी होगी? जिस मिनिस्ट्री ने उस डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया है. मैनेजमेंट कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन देखेगी. रेलवे मिनिस्ट्री है तो वही देखेगी. डिफेंस है तो डिफेंस देखेगी. फाइनेंसिंग, बजट के अंदर गवर्नमेंट ही इनको फंड्स प्रोवाइड करती है, ये पब्लिक से नहीं ले सकते हैं. रिमेंबर दिस, राइट. दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट टेक फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. अपॉइंटमेंट्स, ऑल द अपॉइंटमेंट यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू इनके अपॉइंटमेंट्स होती है. कभी कभी जैसे रेलवे ने अपनी रेलवे सर्विस कमीशन स्टार्ट की हुई है, ऐसे भी इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं. क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस अलग से कोई नहीं है, वो किसी के अगेंस्ट यूं नहीं कर सकते, वो मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, नो, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द मिनिस्ट्री जिसके अंदर आपका फंक्शन चल रहा है. अब ये फीचर्स डेफिनेटली इसके मेरिट्स को लीड करते हैं. एक चीज अगर आपको याद हो गई ना, आप ये तीनों चीजें बहुत आसानी से कर सकते हो. देखो, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फॉर्मेशन क्या हो गया? इजी है ना. सब कुछ मिनिस्ट्री के अंदर चल रहा है तो कंट्रोल, क्योंकि रूल्स डिफाइंड है तो यू कैन हैव एन इफेक्टिव कंट्रोल. देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन द रूल्स. अब क्योंकि कंट्रोल इफेक्टिव होगा तो इनकम बढ़ेगी. जो जो डिपार्टमेंट की प्रॉफिट्स होते हैं वो सब किस पे जाते हैं? वो मिनिस्ट्री की इनकम में ऐड हो जाते हैं. और मिनिस्ट्री की इनकम बढ़ रही है यानी कि गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है. और अगर गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है तो गवर्नमेंट पब्लिक पर क्या काम करेगी? टैक्स. क्योंकि टैक्स क्या है? टैक्स भी तो रेवेन्यू का ही एक सोर्स है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट रेवेन्यू क्यों जनरेट करती है? गवर्नमेंट को पैसे चाहिए. अगर वो पैसे उन्हें अपनी मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं तो फिर टैक्स बर्डन, यानी कि अगर रेलवे से प्रॉफिट अच्छा हो रहा होता है तो फिर रेलवे के टिकट्स को कम कर दिया जाता है, जो उनके ऊपर टैक्स का पार्ट होता है वो कम हो जाता है. इजी फाइनेंसिंग, इजी फाइनेंसिंग क्योंकि इनको गवर्नमेंट से डायरेक्टली फंड्स प्रोवाइड करते हैं. इन्हें किसी तरह से फाइट नहीं करना कि मुझे फंड्स चाहिए. जिस मिनिस्ट्री ने इसको एस्टैब्लिश किया है वो इससे प्रॉपर फंड्स एलोकेट करती है टू फंक्शन. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, बिकॉज you have to make a report at the end of every financial year कि आपको जो फंड्स एलोकेट किए गए थे वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं या नहीं है. सो यू विल यूटिलाइज ईच एंड एवरी फंड इन एन एफिशिएंट मैनर. अब इसकी यूटिलिटी क्या है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँ. क्या फायदे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होने के? ऐसे सेक्टर्स जहां पर कंप्लीट कंट्रोल रिक्वायर्ड. रेलवे के अंदर मिनिस्ट्री का कंट्रोल रिक्वायर्ड है, मैं उसे प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकती, मैं बार बार बता रही हूं. तो वहां आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी. सीक्रेसी इज अटमोस्ट. डिफेंस में आपकी कंट्री की सेफ्टी का सवाल है, इसीलिए एटॉमिक एनर्जी को सेफ रखा गया है. उसको हम प्राइवेट के हाथ में दे ही नहीं सकते. तो जहां सीक्रेसी, हमारे नेशन के सीक्रेट्स होते हैं, हम किस किस वेपन्स के साथ काम कर रहे हैं, कुछ भी अगर जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स हैं उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखनी होती है, टॉप सीक्रेट. तो ऐसे केसेस में हम
नहीं दे सकते उसे प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक यूटिलिटी, जहां पर जैसे रेलवेज का एग्जांपल है, जहां पब्लिक के लिए बल्क में मुझे सर्विसेज चाहिए और रीजनेबल कॉस्ट पर, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। वो सर्विस सेक्टर के लिए, सर्विस करने के लिए, सोशल सर्विस के लिए कभी भी आगे नहीं आते हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट मोर देन रिस्क। अब रेलवेज के लिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी को मैं कहूँ वो कितनी रेलवेज बना सकते हैं, नॉट पॉसिबल। सो जहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, रिस्क ज्यादा है। अभी पीछे रेलवेज में यू कैम टू हियर अबाउट द न्यूज की एक्सीडेंट हो गया, अभी लास्ट मंथ में भी एक न्यूज आई थी। इतना सारा रिस्की बिजनेस है, इतना सारा रिस्की वेंचर है ये, तो वहां पर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर इजीली बियर नहीं कर सकता। तो वी नीड पब्लिक सेक्टर, तो एक बेस है, आधार है आपके कंट्री की ग्रोथ का। बट सर्टेनली एवरीथिंग कम्स विद सम प्लस, तो सम माइनस इज ऑल्सो देयर, सो दैट इज नॉट टू बी एज लिमिटेशंस। क्या हो सकती हैं आपकी लिमिटेशंस? प्रॉम्प्ट एक्शन, मैंने कहा ना सब कुछ रूल से चलेगा, रूल से चलेंगे, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो आप अपनी अकॉर्डिंगली कोई भी क्रिएटिव सोल्यूशन नहीं ला सकते, तो आपको प्रॉम्प्ट एक्शन करने में टाइम लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। इंसेंटिव, इफ यू आर एन एम्प्लॉई योर सैलरी इज फिक्स्ड, अगर आप कोई नया सोल्यूशन लाते भी हैं तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट के कोई प्रोविजंस नहीं होते हैं, तो देयर इज अ लैक ऑफ इंसेंटिव लाइक अ प्राइवेट कंपनी। कॉम्पिटिटिव, अब रेलवे का कोई कॉम्पिटिटिव है ही नहीं क्योंकि वो तो सेफ रखा हुआ है, उसकी मोनोपोली है, क्योंकि वो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में ही रहेगा, तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी नहीं, तो यू विल नॉट ब्रिंग समथिंग न्यू। टैक्स बर्डन, अगर मैंने बताया ना अगर प्रॉफिट होगा तो आपकी टिकट्स कम की प्राइसेस कम हो जाएंगे, बट अगर रेलवेज को या किसी भी मिनिस्ट्री को लॉस हुआ तो उससे टैक्सेस बढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा डेफिनेटली, प्राइवेट में नहीं होता, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, और उसके अकॉर्डिंगली जिस पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा उस टेन्योर के अंदर वहां इंटरवेंशन होने के चांसेस है। रेड टेपिज्म, व्हाट इज रेड टेपिज्म? की जो प्रोसेस बना है वही फॉलो होगा। अगर आपको एक छोटा सा भी काम करना है और उसका प्रोसेस 2 या 3 डेज का है तो वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। सो दीज आर सम चैलेंजेस जो हमें इसके साथ फेस करने होते हैं, राइट? तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वेरी इजी, मिनिस्ट्री के अंदर होता है, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के बनाया जाता है, और ये उसके फीचर, मेरिट, यूटिलिटी और लिमिटेशंस हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे? इसी पब्लिक एंटरप्राइज के नेक्स्ट फॉर्म की, वो होगा स्टैट्यूटरी और यू कैन से पब्लिक कॉर्पोरेशन। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, कीप वॉचिंग कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर रितु गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द पब्लिक कॉर्पोरेशंस। थैंक यू, टेक केयर।